नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर मचे सियासी तकरार की। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एमपी सरकार को घेर रही है। जीतू पटवारी ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। कहा है कि वो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। पटवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए 27% आरक्षण लागू करवाया था, लेकिन जब सरकार चली गई तो ओबीसी आरक्षण के विरोधी एकजुट हो गए। उन्होंने जातिगत जनगणना की पैरवी करते हुए कहा कि हर जाति की सही भागीदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि उनकी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से बात कर रही है। उनका लक्ष्य है कि सभी वर्गों का विकास हो। एमपी में अलग अलग विभागों में जिन पदों पर भर्ती हुई, उनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने का हवाला देकर उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है, जिस पर सियासी बयान भी देखने को मिल रहे हैं। इस गर्म मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। सुनिए। सरकार कहती है हमने कोर्ट के कारण कोर्ट की रोक के कारण ये आरक्षण रोका है। ये अपने आप में उन बच्चों के साथ पाप कर रही है सरकार जिनका हक है। हमने कानून बनाकर 27% आरक्षण दिया। न सुप्रीम कोर्ट ने, न हाई कोर्ट ने, न भारत की किसी कोर्ट ने उसको रोक लगाई। कोई एविडेंस नहीं है। अपने आप ही अखबार में रिलीज करा देना, मीडिया में परसेप्शन बना देना कि कोर्ट ने रोका कि 27% और 14% के बीच का हिस्सा जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, जब तक रुका रहेगा। हर नौकरी की जितनी वैकेंसी निकलती है उनमें उतने बच्चों का, जिनको 14% आरक्षण से 27% ओबीसी को मिलना था, अपने आप रोक लिया। इसका मतलब उनके साथ पाप किया। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है, और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें बेटी याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है, और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित की बन सकता है उस पर। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेर रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार पूर्वा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता प्रेम जी से ही करूंगा। प्रेम जी, ये कहकर विभागों में भर्तियां नहीं हो रही हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है। कौन से कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाई है साहब? सरकार आपकी है, नियुक्तियों पर रोक अभी भी लगी हुई है, जबकि कोर्ट की तरफ से तो किसी तरीके की रोक नहीं है। नहीं, देखिए, कोर्ट से तो पूर्व में जब कमलनाथ जी ने विधेयक पारित करा था तब उसमें त्रुटि थी ना। ये पुअर लॉ मेकिंग था। उस समय उन्होंने जो ओबीसी की जानकारी दी थी वो 27% दी थी। वास्तविकता में ओबीसी की जानकारी जो है वो 52% है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट्स में भी डाला। अगर कोई केस चल रहा है, उस दौरान इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाला जो मामला था जिसमें 9 जजों ने फैसला दिया था, उसमें तय किया गया था कि अगर आबादी की 50% क्रॉस करती है तो उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अगर कोर्ट के फैसले के पूर्व में लाभ दिया जाता तो निश्चित रूप से कोर्ट में मुंह की खानी पड़ती। और हमने तो बार बार प्रयास करा ना, जब 3 बार कोर्ट्स में स्टे भी हुआ, कोर्ट्स की में सुनवाई भी चली, उस दौरान भी सरकार ने अपना पक्ष रखा था। तो सरकार तो प्रतिबद्धता के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उधर प्रतिबद्धता जाहिर करी है कल, और कहा है कि किसी भी स्थिति में हम इसको लागू करेंगे। जो त्रुटि कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने त्वरित लाभ के लिए करी थी, उस त्रुटि को भी हमने दुरुस्त करा। और आने वाले समय के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी याचिका, सबसे पहले हमने ये प्रयास करा कि वो क्लब होकर सुप्रीम कोर्ट चले जाए, ताकि
जो लॉ मेकिंग हो उसमें इजियर भी हो और उसके बाद उसको चैलेंज ना कर पाए। चैलेंज आप तभी कर पाएंगे ना जब उस लॉ में कहीं आपने ऐसी गलियां डाल रखी है जिससे वो स्टे हो पाए। इसीलिए 2021 या 22 में हमने सर्कुलर भी जारी करा था, उसके खिलाफ भी कोर्ट ने पुनः स्टे करा था। तो निश्चित तौर पर सरकार प्रतिबद्ध है और पूर्व के भी अगर 2018 के बाद से निरंतर कोर्ट में हम पक्ष रखते आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी हम पक्ष रख रहे हैं और निश्चित तौर पर जैसे ही मामला क्लियर होगा हम सभी पक्षों को लेकर बैठ रहे हैं। जितनी याचिका करता है उनसे भी संपर्क साध रहे हैं कि वो जो लॉ मेकिंग है उसमें कहीं पर भी वह संशय की अवस्था ना हो और कहीं भी रोड़े ना डाले और निश्चित तौर पर देखिए प्रेम जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो याचिका करते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनवा दिया, लेकिन जो नियुक्ति का मामला लंबित है, इससे आप ये समझिए कि जिनकी नियुक्ति होने वाली थी 13% आरक्षण की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ने तो आस भी छोड़ दी है कि उनकी नियुक्ति होगी भी या नहीं। एडवोकेट प्रमोद जी का रुख कर लूंगा मैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, पूरी बात आप प्रेम जी की सुन रहे थे। सरकार कह रही है कि हम 27% आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन 13% पर मामला तब भी अटका हुआ है और ये मामला लंबे वक्त से अटका हुआ है। जिनकी नियुक्ति होने वाली थी वो भी परेशान है। ये सरकार की नीयत पर सवालिया है। इस बार कमलनाथ जी की सरकार आई जिसने 14% से चेंज करने के लिए अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जारी होने के पश्चात आम नागरिक ने अपने एक व्यक्ति ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सरकार तब्दील कर दिया। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार चली गई और अभी जब अदालत का फैसला आया है कि आरक्षण 27% दिया जाए पिछड़े वर्ग को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 15 बार तक अदालत में जवाब के लिए समय लेती रही। बाद में उस पर कास्ट का मतलब होता है कि आपके अर्थदंड अधिभारित किया गया, मतलब आप न्यायालय का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके अगर ये माना जाए कि फिर सरकार है तो देने के लिए पर्याप्त रास्ते होते हैं, किंतु परंतु और ये सारी चीजें नहीं की जा सकती। ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश देश में अनोखा राज्य है जो पहली बार ये करने जा रहा है। कुछ राज्यों में किया है, हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की आबादी में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% है, मतलब आबादी के लिहाज से भी वे आरक्षण पाने के अधिकारी हैं। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण इस पूरे मामले को लंबित करना चाहती है। इसकी नीयत में खोट है और जब नीयत में खोट होती है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक तरफ रह जाती है और वहां अति महत्वाकांक्षा आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अति महत्वाकांक्षा है, ये अपनी जाति भी बदल देते हैं और जाति को ही पिछड़ा वर्ग बता करके एक प्रकार से लाभ प्राप्त करने की श्रेणी में लेकर के भी आ जाते हैं। जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन प्रेम जी को साफ साफ बताना चाहता हूं कि गुजरात के लोग कहते हैं कि पहले मोदी जी पिछड़े वर्ग में नहीं आते थे, अब अचानक आने लगे। मतलब कहीं ना कहीं हम पिछड़े वर्ग का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं परंतु पिछड़े वर्ग को लाभ देना नहीं चाहते। ये इनकी मंशा को स्पष्ट करता है। ठीक है प्रमोद जी। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए मैं प्रमोद जी आदरणीय वकील साहब है, मैं तो पूछना चाह रहा था ना इनसे, इन्होंने प्रमोद जी ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया कि स्टे क्यों हुआ कोर्ट्स में। आदरणीय वकील साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं। 27% की गलत विधेयक और गलत जानकारी का गलत हलफनामा कांग्रेस ने आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया था, उसी के कारण तो स्टे हुआ था। अगर स्टे ना हुआ जाता, हाईकोर्ट में स्टे नहीं होता तो निश्चित रूप से लाभ उसी समय से मिलना चाहता। और आप बताइए ना 52% की जानकारी प्रदेश सरकार ने 2019 में दी, कांग्रेस की सरकार ने दी थी।
ये तो प्रदेश सरकार ने लगभग 58% के आसपास जानकारी दी है कि ओबीसी की जनगणना के अनुसार जो सरकारी आंकड़े है वो जानकारी प्रदत्त करता है कि 52% से ज्यादा है, इसीलिए लाभ देने में कहीं भी समस्या नहीं। और यही बात हमने हाईकोर्ट के समक्ष रखी है। अगर कमलनाथ जी झूठा हलफनामा और जल्दबाजी में पंचायत चुनाव में लाभ लेने मात्र के उद्देश्य 27%, कोई भी जाके चेक कर सकता है उस विधेयक में 27% अगर वे ना लिखे होते तो निश्चित रूप से आज ओबीसी फैक्टर जो है इस लाभ से वंचित ना हुआ होता। और आज इसे नहीं, पूर्व से देखिए, जब मंडल कमीशन की बात होगी तो मंडल कमीशन को जो है पूरी तरह से नकारा जाएगा। राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा अभिभाषण मंडल कमीशन के खिलाफ था, आप उसको एक बार जाके चेक कर लीजिए। 10 वर्षों तक मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू ना करने वाली वही कांग्रेस थी, जबकि 84 में और 89 में हमारे घोषणा पत्र में मंडल कमीशन को लागू करने की बात थी। तो मुझे लगता है कि पहले अतीत देखना चाहिए कि अतीत में जाके कांग्रेस ने क्या कुकृत्य करे। 61 के दौर में आदरणीय नेहरू जी ने, लेकिन देखिए प्रेम जी, सवाल तो आप पर भी उठेंगे क्योंकि सरकार अभी फिलहाल आपकी और दावे तो किए जा रहे हैं कि 27% आरक्षण के पक्ष में है सरकार, लेकिन इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात है। पूर्वा जी का मैं रुख कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार को भी मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं। पूर्वा जी, कैसे देखती हैं आप इस आरक्षण के मसले को? ये पेच लगातार उलझा हुआ है। जी बिल्कुल, दरअसल आपको याद होगा कि 2019 में जो है प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तो उस दौरान जो है प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने का जो है फैसला लिया गया था। और आप समझ सकते हैं कि पहले ही जो परसेंटेज था वो 14% था। और इसके बाद जो है तत्कालीन जो हमारी अभी सरकार है वो एक अध्यादेश लेकर आई और बाद में इस विधानसभा में पारित भी करा दिया गया। और हालांकि अगर मेडिकल सोर्सेज में 27% आरक्षण के फैसले को लेकर एक छात्रा ने, आपको याद होगा कि हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन अगर हमारी प्रदेश सरकार ने बोला है कि 27% आरक्षण दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है कि देखिए कांग्रेस सरकार जो है ना हमेशा किसी भी चीज में होती है, हर चीज में आरोप जो है वो सही नहीं होता है। जब आप किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश सरकार ने उसको नकारा नहीं है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी जो है पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को जो है हमेशा जो है आगे बढ़ाती रही है, लेकिन जीतू पटवारी क्या बोलते हैं कि अधिकारों को लेकर खेलती रही है, जो कि गलत है। तो मेरे हिसाब से प्रदेश सरकार ने एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, अगर इससे पहले जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी उस दौरान ये लागू किया गया था, आरक्षण को बढ़ाया गया था, आप क्या समझती हैं कि क्या जानबूझकर इस आरक्षण की जो गले की फांस है, गले की हड्डी है, वो कांग्रेस की तरफ से दी गई थी? पहले ही पता था कि नाव डावाडोल हो रही, कभी भी सरकार गिर सकती है। जी बिल्कुल कह सकते हैं उस चीज को, क्योंकि आप देखिए, आपको याद होगा तो 100 पन्नों का, 100 चीजों का, शर्तों का घोषणा पत्र उस समय कांग्रेस सरकार ने निकाला था और सभी में कुछ ना कुछ वादे, किसान कल्याण की बातें, महिला कल्याण की बातें, किसी को देने की बातें, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी थी। लेकिन वही उसी में ये चीज था कि 27% आरक्षण, बिल्कुल इस चीज को कह सकते हैं तो एक ऐसी लॉलीपॉप जिसको कांग्रेस सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि नहीं, अगर इस तरह से दे दिया जाए तो एक वर्ग जो है वो बिल्कुल अपने आप को इसको लेकर लड़ जाएगा किसी चीज को लेकर। तो आपने 14%। इसके अलावा पूर्वा जी ये भी प्रावधान था कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप दे नहीं सकते, उसको लेकर भी उस दौरान काफी ज्यादा हल्ला हो रहा था। देखिए, अगर आप आरक्षण की अवधारणा को जब पढ़ेंगे तो आरक्षण की अवधारणा भी इंडिया में उस समय कुछ समय के लिए लागू की गई थी जब लोगों में समानता का अधिकार लाया जा रहा था। जब आप देखेंगे उस चीज को पढ़ के, तब ये जो लागू की गई थी इसको कुछ सालों के लिए इसको लाया गया था, लेकिन सरकार ने, या जो कहें कि अपने फायदे के लिए इस चीज को बढ़ाती गई और इस चीज का फायदा उनको चुनाव में मिलता रहा कि हम इसको कायम रखेंगे। लेकिन इसका घाटा जो नियुक्ति को लेकर अटके युवा हैं उनको इस चीज का घाटा हो रहा है पूर्वा जी, और ये जो 87 हो रहा है। देखिए, आरक्षण को तो अगर बात की जाए तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि समाज में अगर आप आरक्षण देते हैं तो योग्यता के आधार पर आप आरक्षण दीजिए। आप कैटेगरी गरीबी और अमीरी के आधार पर आरक्षण दीजिए कि अगर कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता है या बेचारे के पास पैसे नहीं है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से उसको सहायता की जाएगी। लेकिन आप देखिए, वही कलेक्टर का बेटा भी जो है 40% ला के आगे बढ़ जाता है, उसको भी आरक्षण मिलता है। और वहीं सामान्य में आप देखिए, अगर 85 भी वो आता है, लेकर आता है, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं रखा जाता है। अब देखिए पूर्वा जी, ये जो आरक्षण का पेच है ये काफी ज्यादा पेचीदा है, इसकी अगर जितनी गहराई में जाएंगे व्यक्ति उतना ज्यादा उलझता चला जाता है और इसका हल सरकारों को निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ पक्षपात इस मामले में जरूर होता है। वापस से आऊंगा आपके पास, प्रेम जी का मैं रुख कर लेता हूँ। प्रेम जी, पूरी बात आपने पूर्वा जी की भी सुनी, प्रमोद जी की भी आपने सुनी,
आरक्षण में वाकई कई बार ऐसे लोगों के साथ पक्षपात होता है जिन्हें वाकई आरक्षण की जरूरत है। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, 87:13 फॉर्मूला, उसमें भी काफी ज्यादा पेच फंसता हुआ नजर आता है। 13% नियुक्तियां रुकी हुई रहेंगी, ये कब तक चलेगा साहब? 13% बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे लोगों ने तो आस भी छोड़ दी कि उनकी नियुक्ति होगी। नहीं सोनी जी, मैं पहले एक बात का जवाब दे दूं। आदरणीय वकील साहब ने जो प्रश्न करा था, प्लीज उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाई है, तो मैं उसको लेके सिर्फ एक जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जो ओबीसी को लेकर प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाई है, मोदगाची समाज से आते हैं। 93 में कांग्रेस की सरकार ने मोदगाची समाज को ओबीसी में डाला था। ये कांग्रेस की समय की सरकारों ने लगभग 30 से 40 जातियां उस समय थी जिसको ओबीसी में डाला था। तो वकील साहब उसको एक बार दुरुस्त कर दें। और मेरा प्रश्न है कि अगर प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाते हैं तो आदरणीय राहुल जी की भी जो है जात क्या पर बता के चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न था, जब कोर्ट में बीच का रास्ता नहीं निकल रहा था तो कोर्ट में हमने जीएडी और सर्कुलर जारी करा था। उस समय कोर्ट को ये कहा गया था कि बाकी की नियुक्तियों पर से हम इस फॉर्मूले के तहत उन वंचित जो लोग हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिल रही उनको नियुक्ति दे सकते हैं। बाकी के 13% होल्ड करने के बाद जो 87% है जो लाभ से वंचित हो रहे हैं, निश्चित रूप से उनको लाभ मिल जाएगा। और 2021 में 13% का मामला है। कब कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, कब उन्हें नियुक्तियां मिलेंगी? लंबा वक्त नहीं लग जाएगा? आधे लोग तो बूढ़े हो जाए कहो। नहीं, इसी समस्या यही थी ना, इसीलिए तो मैंने कहा 9 जजों ने शादी वाले मामले में 27% कोर्ट ने फैसला दिया था। अगर मान लो उसके पूर्व में नियुक्तियां दे दी जाती तो कोर्ट में चैलेंज होता और गिर जाता। उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस ईडब्ल्यूएस लेके आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। हम जब ईडब्ल्यूएस लेके आए तो पूर्ण ताकत के साथ में लाए और उसको पूर्ण संयुक्त बनाकर लाए, तो आज ईडब्ल्यूएस का फायदा मिल रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि सिर्फ हमारी मंशा राजनीतिक नहीं होती, हमारी मंशा होती कि उससे जो लाभ अर्जित होना है जिस भी वर्ग को, वो निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचाया जा सके। इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग करा कि पुअर लॉ मेकिंग था। अगर उस समय वास्तविक जानकारी दी जाती तो कोर्ट में ना तो स्टे होता, ना 4 वर्षों तक सरकार को लड़ना पड़ता। और 2019 में तो इन्हीं के कुछ नेता थे जो पंचायत चुनाव के समय स्टे लेकर आए थे और चुनाव रुकवा दिए थे। उस समय तो नोटिफिकेशन तक जारी होने वाले थे और मैं नाम भी बता तो एक ठाकुर जी थे और विवेक तनखा जी। उस समय कोर्ट जाके पंचायत चुनाव को रुकवा। प्रेम जी आपकी बात से समझाएं, पूरी तैयारी हो। प्रेम जी आपकी बात से ये समझें कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण पर राजनीति करती है। लेकिन निश्चित तौर पर इसीलिए तो मैं आपको 90 मैंने लेकर बताया, जब जो है नेहरू जी ने बाकायदा पत्र लिख के कहा था कि आरक्षण के खिलाफ हूं मैं। उसके बाद में इंदिरा जी ने कहा कि ना जात से ना पात पे, इंदिरा जी की बात। लेकिन प्रेम जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बताइए, प्रेम जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बताइए, कमलनाथ सरकार में जब ये आरक्षण की पॉलिसी आई थी उस दौरान बीजेपी की तरफ से हल्ला नहीं किया जा रहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण कैसे दे सकते हो आप? और अगर यही बात है तो तमिलनाडु में कांग्रेस ने 69% आरक्षण क्यों दे दिया? प्रमोद जी से सवाल लेते हैं। प्रमोद जी, पूरी बात आप प्रेम जी की सुन रहे थे, बड़े आरोप भी लगा रहे थे, क्या कहेंगे? खंडन कैसे करेंगे आरोपों का? प्रेम जी की मैं बात अधूरी सुन पाया, क्या क्यों इनके पूरे आवश्यक और आपको बात बीच में कहता रहा आ रही है, पर वो आवाज उठाई है। सवाल फिर आपने 15 बार अदालत से समय क्यों लिया? अगर आपकी नीयत साफ है और आप जिस सरकार के और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के गुणगान गा रहे हैं तो यही अपना प्रतिवेदन भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम दे देते और इनकी सरकार के वकील 15 बार अदालत से समय नहीं लेते। मतलब आप बार-बार समय लेते रहे और आप यहाँ बहस कर रहे हैं। आपकी नीयत तो सीधे-सीधे यहाँ दिख रही है। आपके मन में संविधान के प्रति सम्मान नहीं है, न्यायपालिका के प्रति सम्मान नहीं है, और ये तो दिख रहा है। आपका सांसद बोलता है, आपके दल से चुना गया उपराष्ट्रपति बोलता है, वो सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली उठाते हैं और उसी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, राम मंदिर के फैसले को भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता अपना फैसला बताते हैं। क्या जवाब? पहले आप मेरे भी तो करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट से शाहबानो को जो है पैसा मिलना तय हुआ था, केस में जो है शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? ठीक है प्रेम जी, पूरी बात सुनते हैं पहले प्रमोद जी की। चुनाव प्रेम जी पहले पूरी बात सुनते हैं प्रमोद जी की। पूरे देश में क्यों लगाई गई? सूप तो सूप बोले, छलनी बोले, जिसने 72 खेल। अगर आप
आपने 15 बार अदालत से समय लिया तो क्यों लिया? और अगर प्रेम जी समझ लिया आपके जो प्रेम जी जो शिकायतें थी वार्तालाप तो बहस को सार्थक रखिए। मैं आपकी बातचीत में एक शब्द नहीं बोला हूँ, आपका सुनने की आदत चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के आप नेताओं को सड़क पर जो बहस करने की आदत है उसे इस प्रकार से चैनल पर मत लेकर जाइए, समझिए? कानूनी से जानकारी ले। लेकिन प्रमोद जी देखिए, आरक्षण का जो विवाद है वो कांग्रेस के शासनकाल में ही उपजा था ना। अगर कांग्रेस पार्टी को पता था कि आगे जाके इसमें पेच फंसेगा तो आरक्षण की स्थिति बनी ही क्यों? पूर्वा जी का रुख करता हूँ। ठीक है प्रमोद जी, आऊंगा वापस से, समय मेरे पास बहुत कम है, सवाल भी ज्यादा है। पूर्वा जी, यहाँ पे आरोप बड़े लग रहे हैं, 87:13 का फॉर्मूला है, वो भी ज्यादा पेचीदा समझ में आता है। पूर्वा जी, अध्यादेश क्या होता है और कानून क्या होता है? अध्यादेश के बाद 6 महीने बाद कानून बनता है, तो पहले अध्यादेश जान ले और उसके बाद कानून समझ लें। सीधे सीधे आटा मुंह में डाल करके ये नहीं कहे कि पेट के अंदर रोटी पका लो। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, और ये आदत आज से नहीं, ये इनके निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के मोदी जी तक के है, संघ संचालक तक में है। संविधान और संविधान का अपमान ओबीसी वर्ग आटे से पेट भर ले, इसीलिए संवैधानिक दर्जा कांग्रेस ने एक एक करके, ऐसे नहीं, एक एक करके। प्रमोद जी, प्रेम जी, एक एक करके। पूर्वा जी कुछ कह रही हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, हमारे सीएम ने अपना जो विजन है स्पष्ट कर रखा है कि हमारी जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना पर काम कर रही है। और 27% जो आरक्षण देने का भूमिका पर हो रही है, उससे भी सरकार ने जो है पॉजिटिव रुख अपनाया है। उसने ये नहीं कहा कि नहीं ठीक है, उस स्टैंड पर भी वो कायम है। तो इस तरह की चीजें अब ऐसा थोड़ी होगा कि 50% कर दो, सादी चीजें कर दो, या सामान्य और बाकी चीजों की क्या पूरी तरह से अवहेलना की जाएगी? आप बताइए कि कहाँ तक सही है? आज पूरे विद्यार्थियों में आक्रोश है, वो उनकी भी भावना है कि नहीं आरक्षण क्यों? हालांकि आरक्षण अभी क्यों चाहिए जब सारे लोग सबका साथ सबका विकास के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं, सारी योजनाओं में सब समान मात्रा में भाग ले रहे हैं, सारी चीजों की सबको सब्सिडी मिल रही है, सब चीज हो रही है, तो इन प्रमुख क्षेत्रों को क्यों आरक्षण से जोड़ा जा रहा है? लेकिन उसके बाद भी जो हमारी सरकार है कि 27% आरक्षण को देकर डिनाई नहीं कर रही है कि चलिए ठीक है ओबीसी के कल्याण के लिए। पूर्वा जी, आपकी बात से ये समझे कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, जो लोग काबिल हैं उनकी मदद की जानी चाहिए सरकार की तरफ से। जी, आरक्षण एक कीड़ा है जो सिर्फ भारत में लागू है और हमारे भारत को दीमक की तरह खाता जा रहा है। योग्य व्यक्ति आगे नहीं आ पा रहे हैं और अयोग्य व्यक्ति जो है वो आरक्षण के दम पर आगे आके और अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, प्रमोद जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी क्या कहेंगे? पूर्वा जी कह रही हैं जो लायक हैं उन्हें आरक्षण तो मिलता नहीं, अगर रेस कराएंगे घोड़े की और गधे की और घोड़े के पैर में जंजीर बांधेंगे तो जीतेगा गधा ही। आरक्षण का सही लाभ सही व्यक्ति को मिले, दीजिए ना जिसको उसकी जरूरत है। आरक्षण दीजिए, लेकिन उनको दीजिए जो जरूरतमंद लोग हैं। आपने जिस बात पर बहस रखी है, जो विषय बहस का है, आपसे प्रतिक्रिया चाह रहा हूं मैं प्रमोद जी, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, खत्म ही कर दें? मैं तो सीधे सीधे एक ही बात कह रहा हूँ कि जो संवैधानिक विषय पर आज आपने बहस रखी है वो मेरी गाइडलाइन है, और मेरी गाइडलाइन मुझे विषय पर अपने बात रखने का। ठीक है, रखिए सर, अपनी बात रखिए। मैं सीधे सीधे स्पष्ट कह रहा हूं, इस देश में सक्षम व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं देना चाहिए। और अगर आप मानते हैं इस देश में सक्षम व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो 80 करोड़ लोगों को आप भोजन निःशुल्क कैसे दे रहे हैं, राशन कैसे दे रहे हैं? ये भी तो सवाल उठता है। मैडम जवाब दे दे, मैडम जवाब दे दे कि सेवा सिविल आचरण में स्पष्ट है कि आपको अगर प्रेम जी जवाब देंगे आपका। प्रेम जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद चर्चा को विराम दूंगा। आर्टिकल 21 में सभी व्यक्तियों का अधिकार है। आप बताइए ना, भोजन पानी का अधिकार कांग्रेस 70 वर्षों तक दे पाई क्या? और उसके बाद में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से हमने मुक्त कराया, वो लोग कहीं भी पुनः गरीबी के दलदल में ना पहुंच जाए। और ये तो आप बताइए ना, 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज कराई देश में, उसके बाद अगर इतने गरीब निकल रहे तो ये किसके राज्य में हुआ है? हमने तो मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे तो लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त करा। प्रश्न उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने आजादी के पश्चात तक राज करा और राज करने के बाद भोजन, शिक्षा और पानी से वंचित रखा। अरे 11 से 13 करोड़ शौचालय तक आदरणीय
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब देखिए प्रेम जी, आरक्षण इतने लंबे वक्त के लिए तो था ही नहीं, लेकिन आरक्षण से कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति की जाती रही देश में, इसलिए आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम जी। प्रमोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और पूर्वा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे ओबीसी पर जो आरक्षण है उस पर अब सियासी तकरार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगा या फैसला आएगा, उसके बाद इस आरक्षण की जो ट्रेन है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन ये ट्रेन आगे बढ़ेगी कब, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।